हेलो फ्रेंड। तो देख सकते हैं कि अब यूपी टेट के लिए अब जितने दिन शेष बचे हुए हैं और इन दिनों में आपको एक बेहतर तैयारी करना है। तो ये जो पर्यावरण अध्ययन का एक कैप्सूल है। क्या है ये? पर्यावरण अध्ययन का यह एक कैप्सूल है। ये कैप्सूल है पर्यावरण अध्ययन का। और अगर यह जो कैप्सूल ले लिया तो समझिए कि उसकी नैया पार है। क्या है? उसकी नैया पार है। यानी कि यहाँ से 30 के 30 प्रश्न आपको मिलेंगे, फंसेंगे। 30 के 30 प्रश्न फंसेंगे, चाहे वो टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे एस टेट हो और चाहे रीट हो। लेकिन जो आगामी आपको एस टेट की वैकेंसी जो 10,000 पे देखने को मिलेगी, आपको 10,000 को देखने को मिलेगी, उसमें भी ये पर्यावरण का एक अहम रोल रहेगा। तो जो लोग सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बता दें आपको कि इस टेट में ऐसे ऐसे अभ्यर्थी शामिल होंगे कि क्या ही अब कहें हम। तो जो मास्टर बन चुके हैं वो भी शामिल होंगे, जो मास्टर नहीं बने हैं वह भी शामिल होंगे, और जो मास्टर बनने वाले हैं वह भी शामिल होंगे, जो बीटीसी हैं वो भी शामिल होंगे, जो डीएलएड हैं वो भी शामिल होंगे, और जो बीएड बीटीसी हैं वो भी शामिल होंगे, और बीएड बीटीसी भी हैं वो भी शामिल होंगे, और डीएलएड बीएड हैं वो भी शामिल होंगे, जो बीएड डीएलएड हैं वो भी शामिल होंगे। तो सोचिए कि इसका स्तर क्या होने वाला है। स्टेट का बहुत ही गजब का होगा। तो ये बहुत दिलचस्प पेपर होगा। अगर गलती से अगर भर्ती ये 10,000 आ गई तो सोचिए कि इसकी मेरिट कहाँ जाएगी। तो चलिए, आइए देर न फालतू के बातों में हम लोग बकवास नहीं करेंगे। तो आइए देर न करते हुए अपने प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो ये ऑनलाइनर प्रश्न देखने को मिलेंगे हूबहू। तो चलिए हम आगे की तरफ अब हम लोग वे करते हैं, तो बढ़ते हैं। तो हम लोग धीरे धीरे अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला पेज है भाई, ध्यान से देखिएगा। तो जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण से है। किससे है? जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण से। तो ये बहुत ही मस्त हेडिंग है। जैव विविधता का संरक्षण, संस्थानों संरक्षण और वाह्य संरक्षण। ठीक, संस्थानीय संरक्षण और वाह्य संरक्षण। जीवों को उनके प्राकृतिक निवास स्थान पर संरक्षित करना, या जीवों को कृत्रिम तरीके से प्राकृतिक आवासों से हटाकर दूसरे जगह संरक्षित करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए देखिए, यानी इसमें आपको आ जाएंगे राष्ट्रीय उद्यान, वन जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र, पवित्र उपवन एवं झीलें, समुदाय एवं संरक्षण और वनस्पति उद्यान, जंतु उद्यान, चिड़ियाघर, बीज बैंक, जीन बैंक और नर्सरी एरिया। और इससे पहले आपको बता दें कि जो ये नोट्स तैयार किए हैं डॉक्टर देव सिंह। कौन तैयार किए हैं? डॉक्टर डॉक्टर देव सिंह। डॉक्टर देव सिंह ने इस नोट्स को तैयार किए हैं। बहुत ही बेहतरीन नोट्स है। जाके आप नीचे आपको नंबर मिल जाएंगे बगल में, उनसे जाके ये नोट्स आप परचेज कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम थोड़ा सा नीचे चलने का प्रयास करेंगे। तो इसमें देखिए लिखा है कि भारत में जो सर्वाधिक जो जैव विविधता है, जो सर्वाधिक जैव विविधता है वो शांति घाटी केरल में है। और पूछ दिया कि शांति घाटी कहाँ पे स्थित है भैया? तो केरल में। और अंतर जैव विविधता दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो 22 मई को। हाँ, अंतर नहीं लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय लिखा है। क्या लिखा है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता मनाया जाता है 22 मई को। अगर जैव विविधता अगर पूछ दिया कि किस दिन मनाया जाता है तो सॉरी, आर्द्र भूमि दिवस, सॉरी आर्द्र भूमि दिवस अगर पूछ दिया, आर्द्र भूमि दिवस पूछ दिया किस दिन मनाया जाता है तो 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय चेन्नई 2003 में हुआ था। और प्रथम हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग कौन किया था? नॉर्मन मायर्स। कौन किए थे? नॉर्मन मायर। चलिए, किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले जीव जंतुओं और वनस्पतियों प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं। सर्वप्रथम जैव विविधता का प्रयोग किसने किया था? डब्ल्यू जी रोजेन। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो 2011 से प्रश्न बने हुए हैं और अब तक उन्हीं से ये रिपीटेड क्वेश्चन बनाए गए हैं। सर्वप्रथम जो जैव विविधता का प्रयोग किसने किया था? डब्ल्यू डी रोजन। कब किया था? तो 1985 में। चलिए अगले क्वेश्चन, अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारी अगली स्लाइड थोड़ा सा बड़ा करते हैं जिससे कि स्पष्ट रूप से दिखे। चलिए देखिए, अब कह रहा है कि विश्व समुदाय के विश्व विश्व समुदाय के समक्ष जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी शब्दों का प्रस्तुत किया है एडवर्ड विल्सन 1986 में। सर्वाधिक जैव विविधता जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन और विषुवत रेखा प्रदेश। भारत के मुख्य हॉटस्पॉट कौन से हैं? पूर्वी हिमालय है, पश्चिमी घाट है और सुंडालैंड है। ये म्यांमार और भारत के सीमा अपवादिक स्थिति में है। भारत के हॉटस्पॉट के तहत शामिल किए जाते हैं। ये जो स्पॉट हैं, सुंडालैंड जो है, जो सुंडालैंड है ये अपवाद का क्षेत्र है। और जो
विश्व के प्रमुख हॉट स्पॉट हैं उनको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जो विश्व के प्रमुख हॉट स्पॉट हैं, देखिए ये विश्व के हैं तो भारत का पश्चिमी घाट, म्यांमार भारत, कैरिबियाई द्वीप हॉट स्पॉट, चिली सर्दी वर्षा वन, कैलिफोर्निया फूलवादी प्रांत, अफ्रीका का हॉर्न और ब्राज़ील का अटलांटिक वन और फिलीपींस और मेडागास्कर और हिंद महासागर द्वीप समूह। ये जो है विश्व के ये क्या हैं प्रमुख हॉट स्पॉट हैं। ठीक, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यानी कि प्रमुख घाटी जो है इसको देख लेते हैं। जो प्रमुख घाटी है, ये दून घाटी कहाँ पे है तो उत्तराखंड में, मूर्खा घाटी कहाँ है तो जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख में, फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड में, पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश में, लाहौल घाटी ये भी हिमाचल प्रदेश में है, शांत घाटी केरल में। तो अगर घाटी से अगर क्वेश्चन पूछे तो इन्हीं प्रश्नों को आप लोग रिवाइज कर लीजिए, यहाँ से प्रश्न आपको अगर पुटअप होगा तो फंस जाएंगे। चलिए अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला स्लाइड है देखिए भैया, ये प्रश्न आपको फिर कहीं मिलेंगे नहीं, बहुत तगड़ा प्रश्न है। चलिए अब ये वन्य जीव अभ्यारण्य है, क्या है वन्य जीव अभ्यारण्य। देखिए भारत के जो हैं ये भारत के प्रमुख और राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य है। जो सबसे पहला जो है हमारा जिम कॉर्बेट, कौन सा है जिम कॉर्बेट, नैनीताल उत्तराखंड में, दुधवा लखीमपुर खीरी यूपी में, गिर जो है गुजरात में, काजीरंगा असम में, मानस जो है असम में, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, सरिस्का राजस्थान में, दाचीगाम जम्मू कश्मीर में, कान्हा जी है मध्य प्रदेश में। और आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो संजय गांधी हैं, संजय गांधी महाराष्ट्र में, कंचनजंगा सिक्किम में, कैंपबेल वे अंडमान और निकोबार में, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, नागरहोल राजीव गांधी कर्नाटक में, और बाल्फक्रम जो है मेघालय में है, और कैबुल लामजाओ जो एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है मणिपुर में है, गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क है तमिलनाडु में, कहाँ पे है तमिलनाडु में है। चलिए आगे की तरफ और बढ़ते हैं। जो विश्व का जो है विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान एलोल्सेन यूएसए 1872 में हुआ था, और भारत का जो है जिम कॉर्बेट 1936 में। ये पूछे जाते हैं कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है तो जिम कॉर्बेट है, और विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है एलोस्टेन यूएसए में है, 1872 में बना था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। जो अगली स्लाइड है बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड है, सब एकदम ध्यान से देखिएगा। अब देखिए ये जो स्लाइड है ये पर्यावरणीय प्रदूषण एवं आपदा प्रबंधन से है। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं CO2, CH4, NO2, SF6 और CFC, ठीक, और उसी के साथ जलवाष्प। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो प्रसिद्ध उत्तरदायी गैस कौन सी होती है तो CO2 होती है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी कौन सी राष्ट्र है तो चीन और अमेरिका। सर्वाधिक जो ग्रीन हाउस गैस है उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है तो चीन, सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करता है चीन। चलिए और आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो ग्रीन हाउस प्रभाव को सर्वप्रथम पहचाना था वो जीन बैप्टिस्ट फ्यूरियर, और जैव न्यूनीकरण प्रदूषक है कागज के सड़े गले पदार्थ। ये रेड हो जा रहा है, और रेड के साथ हम थोड़ा सा क्या सोच रहे हैं कि हम थोड़ा सा कलर को चेंज कर लें। क्या कर लें कलर को चेंज कर लें। हम लोग ले लेते हैं कौन सा कलर ले लेते हैं तो ले लेते हैं येलो। थोड़ा सा एक बार हम लोग टेस्ट करके देख लेते हैं कि कैसा चलता है। कि जैव अनिम्नीकरण प्रदूषण जो है प्लास्टिक पॉलीथीन और पारा DDT शीशा, बहुत अच्छा इसे हाईलाइट नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोगों को येलो ना लेके हम लोग को ग्रीन लेना पड़ेगा। चलिए अब ये बहुत अच्छा इस पर कवर करेगा। जो हीमोग्लोबिन के साथ संलग्नता रखने वाला जो प्रदूषक है वो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO2 है। क्या है CO2, जो स्माग और धुंध बनता है किससे धुएं और कोहरों से। ये सब प्रश्न पूछे गए हैं, ये सब परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो आगे हमारा क्वेश्चन देखिए, ये कहा है कि लंदन में धूम्र दिखाई देता है शीतकाल में सुबह के समय में। ठीक, अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारी अगली स्लाइड है थोड़ा सा इसको बड़ा करने का प्रयास करते हैं। देखिए जो हरित गृह गैस है, ठीक, ग्रीन हाउस गैस जिसे हम कहते हैं, देखिए ये है CO2, मेथेन यानी कि CH4 और नाइट्रस ऑक्साइड N2O, और इसके बाद CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ओजोन O3 और जलवाष्प। ये सब ग्रीन हाउस गैसें हैं। और ग्रीन हाउस गैसों को हम कम करने के लिए प्रोटोकॉल लागू किया गया, और उसका नाम था क्योटो प्रोटोकॉल। कब लागू किया था तो 1997 में। कब लागू हुआ था 1997 में ये क्योटो प्रोटोकॉल लागू हुआ था। और अम्ल वर्षा का जो कारण है SO2, कौन सा है SO2, ठीक ना, सल्फ्यूरिक और नाइट्रोजन ऑक्साइड। चलिए अम्ल वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों को संरक्षित होना क्या कहलाता है तो ये कहलाएगा स्टोन लेप्रोसोसी। क्या कहेगा लेप्रोसोसी। और ताजमहल के पीले होने का जो कारण है SO2, दम घोटू गैस कौन से कार्बन मोनोऑक्साइड। और कृत्रिम वर्षा के लिए उत्तरदायित्व कौन से सिल्वर आयोडाइड। और शुष्क वर्षा के लिए कौन सा है
ठोस यानी कि CO2 और अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा केंद्र जो है मैनचेस्टर। चलिए आगे की तरफ और थोड़ा सा बढ़ लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व में सर्वप्रथम अम्ल वर्षावन स्वीडन में हुआ था और विश्व में सर्वाधिक अम्ल वर्षा जो होती है ये नॉर्वे में होती है। कहाँ होती है? नॉर्वे में। चलिए अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला पेज है, एकदम वीडियो में बने रहिएगा, चाहे वीडियो कितनी लंबी हो जाए उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपकी काम की प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग और बड़ा करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए ये जो अम्लीय वर्षा है, जो एसिड रेन है SO2 और NOx H2O क्या बन जाता है? HNO3 और ये SO2 से H2O मिलके क्या बन जाता है? H2SO4 यानी कि H2SO4 और प्लस NH3 यानी कि ये क्या बन जाता है? अम्ल वर्षा। और अम्ल वर्षा के प्रभाव से क्या क्या होता है भैया, ये देख लीजिए। अम्ल वर्षा के प्रभाव से क्या होता है? तो त्वचा पर फफोले पड़ना, जलीय जीव जंतुओं पेड़ पौधे नष्ट होना और ताजमहल का रंग जो है पीला पड़ना। ठीक ना? तो हम लोग टॉपिक चेंज कर रहे हैं यहाँ से, थोड़ा सा हम लोग टॉपिक क्या कर रहे हैं यहाँ से चेंज कर रहे हैं। अब देखिए जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, जो इसकी घटना हुई थी, ये दिसंबर 1984 में हुई थी। कब हुई थी भैया? तो दिसंबर 1984 में हुई थी। ये दिसंबर 1984 में हुई थी और कहाँ हुई थी? तो भोपाल में हुई थी। कहाँ हुई थी? भोपाल में। किसके कारण हुई थी? तो एक गैस का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसोनाइट यानी कि CH3NCO। किसके कारण हुई थी? मिसाइल आइसोसोनाइट के कारण ये हुई थी, ये जो रिसाव हुआ था। और चेरनोबिल परमाणु आपदा जो था ये हुआ था यूक्रेन में 1986 में। किसके रिसाव कारण? तो यूरेनियम के कारण। किसके कारण हुआ था? तो यूरेनियम के रिसाव के कारण हुआ था। चलिए अब हम लोग पेज को चेंज करेंगे और आगे देखिए बहुत महत्वपूर्ण आगे आपको प्रश्न मिलने वाले हैं। देखिए प्रमुख प्रदूषक और उत्पादन रोग, अब बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। तो चलिए यानी कि ये प्रदूषक हैं और ये रोग हैं। तो पारा की कमी से कौन मिनीमाटा होता है? आर्सेनिक से ब्लैक फुट होता है। फ्लोराइड से कौन सा होता है? नाकनी संगच। ठीक, आगे देखते हैं। जो आगे है हमारा ये है कि नाइट्रेट से क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। कैडमियम से इटाई होता है। और बेस्टस से क्या होता है? फेफड़े का कैंसर होता है। बेंजीन से ल्यूकेमिया का कैंसर होता है और एनलिन से मूत्राशय का कैंसर होता है। बहुत अच्छे से आपको दिख रहा होगा, हम आशा करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ भी आ रहा होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आगे बढ़ते हैं कि वायु प्रदूषक के कुछ सूचक हैं, उनको देख लेते हैं। कि वायु प्रदूषक के जो सूचक लाइकेन होता है, सीवेज प्रदूषण के जो सूचक होते हैं ई कोलाई जीवाणु होते हैं। जल प्रदूषण के जो सूचक होते हैं डाइटम होते हैं। और जल प्रदूषण मापने के लिए जो इकाई होती है BOD होती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डायमंड। ठीक ना? डिमांड। जो ध्वनि प्रदूषण होता है उसको मापने की एक इकाई होती है जिसको हम लोग डेसिबल कहते हैं। क्या कहते हैं? डेसिबल। यानी कि डेसिबल में ही हम ध्वनि प्रदूषण को मापते हैं। और ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो ध्वनि प्रदूषण से। ये प्रश्न, दोनों प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। और WHO के अनुसार ध्वनि प्रदूषण का जो मानक है ये 45 dB यानी कि डेसिबल होना चाहिए। और गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत कब हुआ था? तो 1985 में हुआ था। भारत में मृदा अपरदन की समस्या है चंबल के घाटी के बीहड़ क्षेत्रों से। ठीक ना? चलिए अब हम लोग पेज को चेंज करते हैं, पेज नंबर 9 पे चलते हैं। तो 8 तक हम लोगों ने देख लिया है। चलिए तो हम लोग देखते हैं। तो अब देखिए थोड़ा सा हम प्रयास करते हैं और बड़ा करने का। अब सही दिख रहा है। तो लिखा है कि जल प्रदूषण नियंत्रण में उपयोगी वृक्ष जो है, जल प्रदूषण के नियंत्रण में उपयोगी वृक्ष जलकुंभी। जल प्रदूषण में नियंत्रण के उपयोग में कौन? सहजन और नीम। धूल प्रदूषण था। वायु प्रदूषण में है बोगनवेलिया। और ध्वनि प्रदूषण में है सीता अशोक। यानी कि अशोक जो होता है ये ध्वनि प्रदूषण को कम करता है। अगर आप देखेंगे कि जहाँ पे सरकारी कार्यालय वगैरह है, चाहे सरकारी अफसरों का बिल्डिंग या आवास है, तो वहाँ पे ज़्यादातर आपको अशोक का पेड़ देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये ध्वनि प्रदूषण को कम करता है। तो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को कौन रोकता है? ओजोन परत यानी ओजोन लेयर रोकती है। और ओजोन संरक्षण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत की मोटाई मापने का इकाई जो है डाप्सन में मापी जाती है, डाप्सन यूनिट में, डाप्सन इकाई में मापी जाती है। और जो ओजोन संरक्षण को रोकने के लिए जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का समझौता हुआ था वो 16 दिसंबर 1987 को हुआ था। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। ओजोन परत की सर्वाधिक मोटाई है ग्रीष्म ऋतु में। ओजोन परत की जो सर्वाधिक मोटाई ग्रीष्म ऋतु में मापी जाती है। ओजोन परत की न्यूनतम मोटाई वर्षा ऋतु में। ठीक ना? ओजोन छिद्र है 200 DU से नीचे आ चुका है। और ओजोन परत को बचाने के लिए पहला जो अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। और ओजोन परत का सर्वाधिक जो नुकसान है दक्षिणी ध्रुव और जल
प्रदूषण में O2 की मापक है BOD, बायोलॉजिकल और क्या था भाई, दिमाग से उतर गया। चलिए इसको देख लीजिएगा। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो वर्षा का जो पीएच मान जो होता है, जो वर्षा का पीएच मान होता है, ये 5.6 से 5.6 से कितना होता है, 6.5 होता है। कितना होता है, 6.5। चलिए अगले पेज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, 10वां पेज। तो देखिए ये जो है बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। थोड़ा सा इसको और जूम करने का प्रयास करते हैं, अब बहुत अच्छा सा दिख रहा होगा आपको। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। देखिए O3 जो है, हाँ जो O3 जो है, ये देखिए यानी कि ओजोन परत का जो पर हानिकारक यूवी किरण से ये बचाती है, जो ओजोन लेयर है ये बचाती है। और ओजोन परत जो समताप मंडल में पाई जाती है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में। और ओजोन परत जो होती है, ये जो भी यूवी किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें आती है सूर्य से, उससे बचाती है। और ओजोन परत की जो क्षरण है का कारण कौन सा है, तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। और ओजोन परत की मोटाई मापने का इकाई जो है ये डाप्सन है। और ठीक इस प्रकार से ये प्रश्न हैं, और इनका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। और हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, परीक्षा की दृष्टि से कुछ बिंदु को और देखते हैं। ठीक, तो देखिए जो परीक्षा की दृष्टि से वायु प्रदूषण, ठीक, CO ग्लोबल वार्मिंग CO2, ओजोन परत जो है CFC, और अम्ल वर्षा SO2, भोपाल गैस त्रासदी CH3NCO। और मलेरिया से बचाव के लिए जलाशय में क्या क्या छिड़काव करना चाहिए, DDT। क्या छिड़काव करना चाहिए, DDT। ठीक, DDT का इसका छिड़काव करना चाहिए। और शैवाल ब्लूम से संबंधित सुपोषण और गंगा का जल शुद्ध करता है जीवाणु भोजी के कारण। कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है, तो हाइड्रोजन। कौन सा करता है, हाइड्रोजन। चलिए आगे और बढ़ते हैं। ओजोन परत के रक्षण का सर्वप्रथम पता जोसेफ फोरमैन 1985, जो इंग्लैंड के निवासी थे। और गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है, CH4। कौन सा होता है, मीथेन, CH4। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि जो भैंस जो होती हैं, ये जब जुगाली करती हैं, जो पशुएं होते हैं, जानवर जो जुगाली करते हैं, तो कौन सी गैस निकलती है, तो यही CH4 निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, CH4, मीथेन। और धान के खेतों से कौन सी गैस निकलती है, तो CH4 गैस निकलती है, यानी कि मीथेन ही निकलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। जो हम लोगों की अगली स्लाइड है, ये क्या कह रही है भैया, ये देखते हैं। कह रही है कि जो आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण वाला जो राज्य है, ये पश्चिम बंगाल है। कौन सा है, ये पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल है। और हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के R हैं, कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। और जो है सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक यानी कि CO और CH6 और C6 और H6। और नोट में यहाँ लिखा है कि हिमाचल प्रदेश भारत में प्लास्टिकों के उत्पादन और उपयोग को नियंत्रित करने वाला पहला राज्य था। इस राज्य ने हर प्रकार की पॉलीथीन पैकिंग को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया। पूर्णतः जैविक खेती अपनाने वाले भारत का पहला राज्य कौन सा था, सिक्किम। ये पूर्ण रूप से ये जैविक खेती करता है सिक्किम जो है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। जो आगे वाला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रदूषण को कम करने के लिए ऑड इवन का नियम लागू करने वाला पहला शहर नई दिल्ली है। पूरी तरह से प्लास्टिक कचरे से मुक्त शहर कुन्नूर यानी कि केरल है। कौन सा है, केरल का एक शहर है जिसका नाम है कुन्नूर। और सौर ऊर्जा से संचालित देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है, गुवाहाटी। जो गुवाहाटी है, पूरी तरीके से ये रेलवे स्टेशन जो है ये सौर ऊर्जा से ही चलता है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो लिखा है कि दुनिया का पहला और सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कौन सा है, कोचीन। कौन सा है, कोचीन। चलिए अगले स्लाइड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जो अगली स्लाइड क्या कह रही है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग बना लीजिएगा। थोड़ा सा और हम बड़ा करने का प्रयास करते हैं जिससे कि अच्छा दिखे, और इससे थोड़ा सा हम बड़ा करने का प्रयास करते हैं। चलिए अब देखिए, ये लिखा है कि 4R को हम अपनाएंगे, कचरे से छुटकारा पाएंगे। लिखा है कि 4R को अपनाएंगे और कचरे से क्या करेंगे, छुटकारा पाएंगे। इसमें देखिए RE रिफ्यूल्स जो है मना करना, और R2 रिड्यूज कम करना, और R3 रिक्यूज जो है पुनः उपयोग करना, R4 रिसाइकिल पुनः चक्रण करना। ठीक, प्रमुख अनुसंधान कुछ हैं, उनको देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रमुख अनुसंधान हैं। तो भारतीय मौसम विज्ञान जो है ये नई दिल्ली में है, और भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है कोलकाता में। आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान महाराष्ट्र में। भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र नई दिल्ली। भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्था पुणे। केंद्र शुष्क क्षेत्र अनुसंधान जो है वो जोधपुर में है। तो और देखते हैं आगे क्या कह रहा है। तो
ये रहा आज का वीडियो, यानी कि लगभग ये 23 से 25 मिनट का ये वीडियो बन चुका है और काफ़ी लंबी वीडियो। आपको अभी तुरंत इसका जस्ट आपको दूसरा पार्ट देखने को मिलेगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको क्या करेंगे, शेयर करेंगे। बहुत सारी ऐसी स्लाइड हैं, अभी बहुत सारी बचे हैं, पेज लगभग 59 पेज हैं, दिखा देते हैं। बहुत सारी ऐसी अभी स्लाइड हैं, तो बता देते हैं आपको कि आप अगर पर्यावरण अध्ययन की अगर तैयारी करना अच्छे से चाहते हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। ये रहे डॉक्टर देव सिंह, और इनसे आप चाहें तो इस नोट्स को परचेस करके खुद भी पढ़ सकते हैं। अगर नहीं परचेस करना चाहते हैं तो हम इसको खुद पढ़ा रहे हैं, यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। तो पूरा आप लोगों वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।